हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। तो दोस्तों, लक्ष्मीकांत की डिस्कशन को हम लोग रिज्यूम करते हैं। और जो लक्ष्मीकांत का पार्ट 2 है सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, उसके अंदर हम लोग अभी तक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से चैप्टर 12 को देख चुके हैं, पार्लियामेंट्री सिस्टम। चैप्टर 13 को भी देख चुके हैं, फेडरल सिस्टम। अब हम प्रोसीड करते हैं चैप्टर 14 की तरफ, जो कि काफ़ी लेंथी चैप्टर है, कॉम्प्रिहेंसिव चैप्टर है, लेकिन क्वेश्चंस को जो समझने के जो डायमेंशन है उसको और एक्सपेंड कर देगा ये वाला चैप्टर व्हेन इट कम्स टू सेंटर स्टेट रिलेशंस। आपके जो चैप्टर्स होते हैं, जब आप इसको तितर बितर होकर पढ़ते हो, लाइक इमरजेंसी, बिल्स का आना, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट और जीएसटी, ये सारी बातें एकत्रित होकर इस चैप्टर में आपको देखने को मिलेगी सेंटर स्टेट रिलेशंस में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। देखो, हम जानते हैं कि भारत का जो संविधान है वो फेडरल है स्ट्रक्चर में। प्रीवियस चैप्टर हमने इसी के बारे में पढ़ा था, है ना। भारत का संविधान अपने स्ट्रक्चर में फेडरल है। अब फेडरल है यानी कि पावर पक्का डिवाइड होती होंगी, किसके किसके बीच में, सेंटर के बीच में और स्टेट्स के बीच में। लेकिन हमारे भारत के संविधान को आप क्या ट्रू फेडरेशन कहोगे क्या? प्रीवियस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था? ये वाला जो चैप्टर है, हमने लास्ट चैप्टर यही कंप्लीट करा था ना, फेडरल सिस्टम। हमने इसके अंदर क्या कहकर कंक्लूड करा था भारत के संवैधानिक स्ट्रक्चर को, कि भारत का संविधान ट्रू फॉर्म में फेडरल नहीं है, वो क्वासी फेडरल है, क्वासी फेडरल कंट्री है। उसका कॉन्स्टिट्यूशन है जिसके बेसिस पर कंट्री का जो स्ट्रक्चर है वो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि वो क्वासी फेडरल है। क्वासी फेडरल से हमारा क्या मतलब है कि ट्रू फॉर्म में 50-50% डिवीजन नहीं है पावर्स की, है ना। हमारा फेडरल स्ट्रक्चर जरूर है, लेकिन विद विच बायस, यूनिटरी बायस। और यूनिटरी बायस का मतलब क्या है ईशा? सेंटर के पास ज्यादा पावर होती है। क्या ये चीज ठीक है? अगर हमने ऐसे करी हुई है तो क्या सेंटर को हमने ज्यादा पावर दे रखी है? हमने डिस्कशन करी थी इस बात के बारे में प्रीवियस चैप्टर में कि इमरजेंसी सिचुएशंस या फिर अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस के टाइम पर इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। मान लो कि सरकार वही हो जो कि केंद्रीय लेवल पर है और राज्यों के लेवल पर भी वही सरकार हो, लेकिन एक साथ आपसी समझौता करवाकर एक टेबल पर बिठाकर बातचीत करना, अगर सरकमस्टांस ऐसा है कि जहां पर क्विकली हमें चुटकी बजाकर डिसीजन लेने की आवश्यकता है, तो वो चीज़ बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी और सिचुएशन हो सकता है तब तक हमारे हाथ से निकल जाए। याद है प्राची, श्रेया, हमने इस चीज़ के बारे में डिस्कस करा था, निर्वैर, है ना। तो ये जो हमने स्ट्रक्चर बना रखा है कुछ गलत तो नहीं है। तो भारत का संविधान अपने स्ट्रक्चर में फेडरल है, जो कि पावर को डिवाइड करता है सेंटर और स्टेट के बीच में। अब कीवर्ड यहां पर ये है, हर तरह की पावर को, हर तरह की पावर डिवाइड होती है सेंटर और स्टेट के बीच में। इसलिए मैं आपसे कह रहा था कि जो अभी तक आप बिल्स से रिलेटेड मुद्दे, ठीक है, या फिर विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ज्यादा डोमिनेटिंग अथॉरिटी मानी जाती है हमारे देश में, ऐसा प्रतीत होता है राज्य की सरकारों को, या फिर फाइनेंशियल डिवोल्यूशन ऑफ फंड्स की बात करें, जीएसटी की बात करें, ये जो चैप्टर आप तितर बितर होकर सुनते हुए आए थे अभी तक लक्ष्मीकांत में, सेंटर स्टेट रिलेशंस का चैप्टर, इनको एक ही जगह पर आपको स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में वो दे देगा। फिर आप इस चैप्टर को पकड़कर उन चैप्टर की तरफ जब दोबारा निगाह मारोगे, दोबारा रिवाइज करने बैठोगे, तो आपको कोई डिफिकल्टी नहीं आने वाली है। तो हर तरह की पावर जो डिवाइड होती है सेंटर और स्टेट के बीच में, वो किस किस तरह की पावर है? लेजिस्लेटिव पावर यानी कि लॉ मेकिंग पावर, एग्जीक्यूटिव पावर और फाइनेंशियल पावर। लेकिन एक बात याद रखना, हम ये नहीं कह सकते कि देयर इज जुडिशियल डिवीजन ऑफ पावर ऑल्सो। हम इसको पिंक कलर से मार्क करते हैं। देयर इज नो डिवीजन ऑफ जुडिशियल पावर। ये लाइन याद रखना प्लीज। फ्लो में प्रीलिम्स के अंदर स्टेटमेंट आपको एक आ जाएगी और आप बह जाओगे कि हर एक तरह की पावर, क्योंकि देखो
मैं इंपॉर्टेंट वर्ड्स को मार्क करके रखता हूँ। ये मैं आपको अक्सर बताते रहता हूँ, गोले, ये जो हाईलाइटर्स हैं, ये मैं मजे के लिए यूज़ नहीं करता हूँ। अगर मैं खुद अपने नोट्स बनाता हूँ ना, ये मेरे नोट्स की अहम पिलर्स होते हैं। अगर कल एग्जाम है मेरा, तो मैं इन्हीं को देख कर जाता हूँ। ये मेरे ट्रैप लेवल्स होते हैं जिनको मैं पहचानता हूँ अपनी खुद की नोट मेकिंग में, अपनी खुद की किताबों में, स्टिकी नोट्स में। सेम चीज़ वो मैं आपको 100% उसका रेप्लिका देता हूँ। तो ये जो ऑल लिखा हुआ है, इससे ट्रैप क्या है, आप ये ऑल पढ़ के चले गए, तभी कहता हूँ लिख लिख के पढ़ा करो। तो आपके दिमाग में क्या आएगा, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और वो करके फाइनेंशियल पावर, अगर वो ना भी थे तब भी कोई बात नहीं। लेकिन अगर वो आपको कहते ऑल ही वर्ड है और वो जुडिशियल पावर की भी डिवीजन है, तो आप कहोगे हाँ भाई ऑल का मतलब तो ये हर तरह की पावर डिवाइडेड है। इसके और इसके बीच में थोड़ी सी क्लैरिटी नहीं मिलती हमें एक निगाह में अगर हम देखें तो। लेकिन राइटर आपको यहाँ पर ये बात क्लियर कर रहा है, संविधान का स्ट्रक्चर ऐसा है कि संविधान निर्माताओं ने फेडरल बनाया था हमारी कंट्री को, जिसमें हर तरह की पावर सेंट्रल और स्टेट के बीच में डिवाइड होती है। फिर चाहे वो लेजिस्लेटिव पावर हो, चाहे वो एग्जीक्यूटिव पावर हो, चाहे वो फाइनेंशियल पावर हो, लेकिन जुडिशियल पावर की डिवीजन नहीं होती है। सवाल उठता है क्यों, वाई देयर इज नो जुडिशियल डिवीजन ऑफ पावर? क्योंकि संविधान जो है उसने एक इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम स्टैब्लिश कर रखा है, ठीक है, ताकि सेंट्रल लॉस और स्टेट लॉस एक इंटीग्रेटेड मैनर में एनफोर्स हो। ठीक है, मुझे एक बात बताओ, अगर स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा कोई कानून बनाया गया जो कि संविधान की मर्यादाओं को तोड़ता है, तो कोर्ट नहीं देख सकता क्या उसे? सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा हूं, मतलब सुप्रीम कोर्ट नहीं देख सकता उसे क्या? बिल्कुल देख सकता है। और केंद्र सरकार बनाए तो भी देख सकता है। केंद्र सरकार अगर कोई कानून बनाए और वो संविधान की मर्यादाओं को लांघ रहा है, उसको हाई कोर्ट नहीं देख सकता क्या? जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकता हाई कोर्ट उसका? बिल्कुल कर सकता है। यही राइटर आपको समझा रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम जो है इस्टेब्लिश करके रखा हुआ है, ताकि सेंट्रल लॉज और स्टेट लॉज उनको एनफोर्स करा जा सके। और दोनों तरह के जो लॉज हैं, मैं मार्क कर देता हूं उसको, दोनों तरह के जो लॉज हैं, फिर चाहे वो सेंट्रल लॉज हो या दोस्तों फिर वो स्टेट लॉज हो, अगर संविधान की मर्यादाओं को, सीमाओं को लांघने की कोशिश करेंगे, तो हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, अपनी जुडिशियल रिव्यू की पावर का इस्तेमाल करके इनको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देगा, खारिज कर देगा ऐसे कानूनों को। राइट? अब हम एक चीज ये भी जानते हैं, जब हम वर्ड फेडरल यूज करते हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कि केंद्र सरकार जो है, क्योंकि पावर डिवीजन, पावर स्ट्रक्चर उसकी तरफ ज्यादा टिल्टेड है, तो केंद्र सरकार ज्यादा पावरफुल हुई। हमने ये प्रीवियस 2 चैप्टर में, जब से पार्ट 2 लक्ष्मीकांत का जो शुरू करा है हमने बहुत बेहतरीन तरीके से इस डिस्कशन का एक बैलेंस तरीके से एक निचोड़ निकाला था, जिसमें हम लोग ये वाली बात कहने लगे थे, जो कि लाइन आपके सामने दोबारा आ रही है, कि हालांकि, मतलब ये छोड़ो, हालांकि छोड़ो, सेंटर स्टेट जो है वो सुप्रीम है अपने रिस्पेक्टिव फील्ड में। राइट? अपने अपने रिस्पेक्टिव डोमेन में वो सुप्रीम है। अब जैसे ये हम कैसे कह सकते हैं, ये वाली जो सुप्रीमेसी है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की सुप्रीमेसी हो, चाहे राज्य की सरकारों की सुप्रीमेसी हो, उनको अपनी रिस्पेक्टिव फील्ड में सुप्रीमेसी प्राप्त कहां से होती है? एनी आंसर? मेंशन दैट इंग्रेडिएंट इन द संविधान जो कि दोनों को अपने अपने रिस्पेक्टिव एरेना में सुप्रीम बनाता है। बताओ उस शस्त्र का नाम बताओ। शाबाश निर्वैर, 7th शेड्यूल कहते हैं हम उसको, है ना? जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैसे निर्वैर ने कहा, लिस्ट सिस्टम। अब लिस्ट सिस्टम के अंतर्गत 3 लिस्ट होती हैं, ये हम जानते हैं ये बहुत अच्छी तरीके से, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, और एडिशन में सम रेसिडुअरी पावर जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही लाई करती है। अब अगर हम इस लाइन को समझना चाहते हैं सुप्रीमेसी वाली, हम पकड़ लेते हैं अपनी डिस्कशन में स्टेट लिस्ट को सिर्फ। अब आप मुझे कोई बताओ, स्टेट लिस्ट जो है उसमें से सेंट्रल गवर्नमेंट हस्तक्षेप करते हुए, इंटरफेरेंस दिखाते हुए, अपनी मर्जी से कोई भी टॉपिक निकाल के
केंद्र लेवल पर, यूनियन लेवल पर एक कानून बना सकती है क्या उस टॉपिक के ऊपर? बताओ। ऐसा नहीं होता, नॉर्मल सरकमस्टांसिस में ऐसा नहीं होता है। और अगर ऐसा ये काम करना भी है तो कौन सा हमारे देश में हाउस है जो कि सक्षम है कि स्टेट लिस्ट में से निकाले टॉपिक को और केंद्र लेवल पर जाकर उसका कानून बनवा दे? कौन है श्रेय? वो राज्यसभा। राइट। तो सेंटर और गवर्नमेंट, अब हम पढ़ते हैं इस चीज को। हालांकि सेंटर और गवर्नमेंट सुप्रीम है अपने अपने रिस्पेक्टिव फील्ड में, अपने अपने रिस्पेक्टिव डोमेन में, मैक्सिमम हार्मनी और कोऑर्डिनेशन इनके बीच में जो है ये एसेंशियल होता है, ताकि जिस देश की पहचान को, जिस देश की व्यवस्था को हम लोग फेडरल सिस्टम कह रहे हैं, वो इफेक्टिव तरीके से ऑपरेट कर सके। मतलब सिर्फ लिख देने से कुछ नहीं होगा। रियल फॉर्म में जब फेडरेशन की बात आएगी, फेडरलिज्म की बात आएगी, डिवीजन ऑफ पावर्स की बात आएगी, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, फाइनेंशियल पावर्स के बंटवारे की बात आएगी, तो हमें जरूरी ये है अपनी अपनी रिस्पेक्टिव डोमेन में दोनों सुप्रीम है, लेकिन इसके साथ साथ दोनों के बीच में मैक्सिमम लेवल पर हार्मनी भी होनी चाहिए और कोऑर्डिनेशन भी होना चाहिए। अब कोऑर्डिनेशन और हार्मनी क्यों जरूरी है? देखो, इसका रियलिस्टिक एग्जांपल एक समझते हैं। जब बीजेपी 2014 में पावर में आती है, कुछ टाइम के बाद बीजेपी एक चीज की दरख्वास्त करती है राज्य की सरकारों से, जीएसटी की। अब उस टाइम पर जो स्टेट्स में जो सरकारें थी वो ज्यादातर नॉन बीजेपी या प्रोमिनेंटली कांग्रेस बेस्ड सरकारें थी। बात यहां पर यह हो जाती है, जब भी रूलिंग पार्टी कुछ काम करने को कहे, ऑपोजिशन ने हमेशा उसको नकारना होता है, और ऑपोजिशन खुद सत्ता में आ जाए तो वो वही वाला काम कर देते हैं। जैसे बीजेपी जब तक ऑपोजिशन में थी 2014 तक, 2013 तक, तब तक आधार बिल को या आधार कार्ड को बीजेपी ठुकराती रही। और आज बीजेपी का पूरा जो अस्तित्व है वो आधार कार्ड के ऊपर, या फिर जिसको हम लोग इकोनॉमिक सर्वे की लैंग्वेज के बेसिस पर कहते हैं जैम ट्रिनिटी, जनधन, आधार और मोबाइल, इसके बेसिस पर चल रहा है। जबकि ये बीजेपी का नारा है ही नहीं, ये तो कांग्रेस का नारा है, ये तो कांग्रेस की आवाज थी। जब तक बीजेपी ऑपोजिशन में थी, कांग्रेस की धज्जियां उड़ाती रहती थी चीज को लेकर। जैसी सत्ता में आती है बीजेपी 2014 में, एक सेकंड पल भर का समय नहीं लगाती है आधार को अपनाने से। तो खैर हम बात करते हैं पर 2014 की। 2014 का सिनेरियो ये था, बीजेपी ने राज्य से दरख्वास्त करी कि जीएसटी को इंप्लीमेंट करा जाए। राज्य की सरकारों ने बोला नहीं, हम ये जो वैसे भी जो टैक्स डिवोल्यूशन होता है, जो टैक्स आपके पास आता है और जो आप हमें बांटते हो, वो वैसे भी अमाउंट इतना सफिशिएंट नहीं होता कि हम अपनी राज्य की व्यवस्था को अच्छे से चला सकें। और जीएसटी का जो फ्रेमवर्क है जो आप लेकर आना चाह रहे हो, उससे तो हमें बहुत लॉस होगा, हम तो नहीं कर सकते हैं। अब राज्य की सरकारें अड़ी हुई थी और केंद्र की सरकार ये वाली बात मानने को तैयार नहीं। कभी भी याद रखना, यूपीएससी की जर्नी में या स्टेट पीएससी भी दे रहे हो, नेवर एवर यूज द नेम ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज और पॉलिटिकल लीडर्स until and unless it is extremely necessary। इंदिरा गांधी की बुराई करनी है इमरजेंसी के टाइम पर, कांग्रेस गवर्नमेंट बोला करो और 42nd अमेंडमेंट एक्ट लिखा करो। एक्ट लाइक प्लेटो। प्लेटो अपनी बुक द रिपब्लिक में कभी भी जो फिलोसोफर किंग का कंसेप्ट देता है, वो अपने आप को दर्शा रहा होता है फिलोसोफर किंग। वो डेमोक्रेटिक सरकारों की कमियां बता रहा होता है, लेकिन कभी भी डायरेक्ट वार नहीं करता, क्योंकि वो जानता था जैसे उसके गुरु सोक्रेटिस को जहर पिला दिया गया, मुझे भी मार दिया जाएगा, डर था उसके मन में। ऑलवेज एक्ट लाइक प्लेटो। कभी भी ये कोई अपनी ओरिएंटेशन मत रखना, क्योंकि जो चेकर है वो भी एक इंसान है जो आपका पेपर चेक कर रहा है। उसकी अगर ओरिएंटेशन कुछ और हुई ना, हिंदू मुसलमानों वाला फर्क हुआ, बीजेपी कांग्रेस वाला फर्क हुआ, तो वो छिड़कर नंबर दे देगा, और यहां पर कोई कॉपी तो मिलने नहीं वाली आपको घर ले जाने के लिए। इसलिए याद रखना, ये गलती मत करना। खैर हम बात करते हैं। तो कांग्रेस की सरकारें जो राज्यों में थी या नॉन बीजेपी जो स्टेट्स जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने बोला हम नहीं करेंगे। अब यहां पर हम फेडरेशन का एंगल देख कैसे सकते हैं? जो दो वर्ड्स मैंने मार्क करे हैं, इफेक्टिव क्या कहते हैं, नहीं ये मैक्सिमम हार्मनी और कोऑर्डिनेशन।
ये मैक्सिमम हार्मनी कोऑर्डिनेशन में कैसे देखने को मिला? अब केंद्र की सरकार अड़ जाती कि हम राज्यों की सरकारों के लिए एक अमेंडमेंट एक्ट लेकर आएंगे, उनको ये फॉलो करना ही पड़ेगा, मानना ही पड़ेगा। नहीं, जीएसटी में वैसे भी केंद्र की सरकार राज्य की सरकारों को प्यार से समझाए बिना कुछ और हथकंडे का इस्तेमाल कर ही नहीं सकती थी, क्योंकि इस जीएसटी ने हमारे देश के एक ढांचे को हिलाना था, और वो था फिस्कल फेडरलिज्म, जिसके लिए अनिवार्य था कि अगर केंद्र की सरकार कोई ऐसी चाल चलती भी कि जिससे वो कोई अमेंडमेंट एक्ट लेकर आने वाले हैं, तो वो अमेंडमेंट एक्ट अंडर आर्टिकल 368 वो ऐसा होता कि जिसमें राज्य की सहमति भी लेनी पड़ती है हमें, जिसको हम लोग ऑफिशियल टर्म्स में कहते हैं 50% ऑफ द कंसेंट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर आउट ऑफ द टोटल लेजिस्लेचर्स ऑफ इंडिया, वो लेना ही पड़ता। तो केंद्र की सरकार के लिए अब ये था, या तो वो वेट करते रहें कि धीरे धीरे करके विधानसभाओं के इलेक्शंस आएंगे, धीरे धीरे करके हम सरकारें बनाएंगे, तब जाकर फिर हम जीएसटी को लागू करवाएंगे। लेकिन केंद्र की सरकार ने थोड़ा सा वेट तो करा। देखो, आप जानते हो कि जीएसटी वगैरह जैसी जो चीज है वो 2016 में आई। 2 सालों तक बीजेपी बहुत एग्रेसिव तरीके से विधानसभाओं के ऊपर अपना शिकंजा कसने में लगी हुई थी। ठीक है, अब हुआ क्या? लेकिन फिर भी ऑपोजिशन स्टेट्स बाकी थे और बीजेपी को लग रहा था कि नहीं, आप इतना आसान नहीं है जीएसटी को लेकर आना। तो उन्होंने राज्य की सरकारों को मैक्सिमम हार्मनी और कोऑर्डिनेशन का इस्तेमाल करते हुए राज्य की सरकारों को आश्वासन दिया कि आने वाले, जिस साल से जीएसटी इंप्लीमेंट करना था, आने वाले 5 सालों तक अगर तुम्हें किसी भी प्रकार का कोई लॉस होता है तो उसकी भरपाई हम करेंगे, उसकी भरपाई हम करेंगे। एंड दिस फेज विल बी इंप्लीमेंटेड फ्रॉम 2017, और 5 साल कितने हो जाएंगे? 23। और तब आप जानते हो कि राज्य की सरकारों की कंप्लेंट रहती है। मैं अक्सर फाउंडेशन कोर्स के लेक्चर्स में आपको बताता रहा हूँ टाइम टू टाइम कि कोविड का टाइम जो आया था, 2020 की वेव और 21 की वेव ने काफ़ी ज़्यादा भट्टा बिठाया हमारे फिजिकल रिसोर्सेज का, फाइनेंशियल रिसोर्सेज का। हमें काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल क्रंच सहन करने को मिला, तो उसकी भरपाई कौन करेगा? लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसके ऊपर चुप्पी साध ली कि 5 साल का वादा था, हमें नहीं पता था, कोविड कोई हमसे पूछ कर नहीं आया। ठीक है, तो यहां पर एक मैक्सिमम हार्मनी और कोऑर्डिनेशन हमें देखने को मिलता है कि दोनों अपने अपने रिस्पेक्टिव डोमेन में सुप्रीम है। लेकिन जब बात आ जाती है किसी भी ऐसी चीज के लिए जहां पर हमें राज्यों की सहमति भी चाहिए होती है, आर्टिकल 368 के अंतर्गत हम लोग संविधान में संशोधन लाने की, अमेंडमेंट लाने का प्रयास करते हैं। लेकिन उसके लिए वो अमेंडमेंट ऐसा होता है कि जहां पर हमें 50% ऑफ द हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर्स का कंसेंट भी लेना पड़े। उस टाइम पर अगर ये दो शस्त्र अच्छे से यूज ना करे जाएं, मैक्सिमम हार्मनी और कोऑर्डिनेशन, तो फेडरल सिस्टम का किसी भी तरीके से इफेक्टिव ऑपरेशन नहीं हो सकता। इसलिए लिखा हुआ है कि दीज टू टूल्स आर वेरी मच एसेंशियल। ये अपने आप में एक इंटरव्यू का क्वेश्चन बन सकता है अगर आपका पीएसआई और ऑप्शन है तो, कि फेडरलिज्म की ब्यूटी किस चीज में छुपी हुई है? मैक्सिमम हार्मनी और कोऑर्डिनेशन में छुपी हुई है। इसके बिना फेडरल सिस्टम इफेक्टिव तरीके से ऑपरेट नहीं कर सकता। और यही वाली लाइन अगर कोई फेडरलिज्म के ऊपर क्वेश्चन है मेंस के, आप मेंस के क्वेश्चन को डील करते हो, अगर आप इंट्रोडक्शन में लिख दो, राइटर समझ जाएगा आपने काफी गहराई से चीजों को समझ रखा है, काफी ज्यादा एनालिटिकल माइंड है आपका। हेंस द कॉन्स्टिट्यूशन जो है, हमारा जो संविधान है, उसके अंदर बहुत ही ज्यादा इलेबोरेट तरीके से डिटेल्ड प्रोविजंस हैं कि कैसे केंद्र की सरकार और राज्य की सरकारों के बीच में अलग अलग पावर शेयरिंग के जो डायमेंशंस हैं ना, पावर शेयरिंग के जो अलग अलग डायमेंशंस हैं वो किस प्रकार से बांटे जाए। तो अलग अलग पावर शेयरिंग के जो डायमेंशन है, ये कह रहा है वेरियस डायमेंशन, तो ये वेरियस है कितने? ये वेरियस है 3 डायमेंशंस, जिसको हम कहते हैं कि ये 3 डायमेंशन ऐसे हैं जो कि डिफाइन करते हैं सेंटर और स्टेट के रिलेशंस को। और अल्टीमेटली फेडरलिज्म के स्ट्रक्चर को, फेडरलिज्म के एंगल को, बट विथ मैक्सिमम टिल्ट ऑफ पावर टूवर्ड सेंटर एज कंपेयर टू स्टेट्स। और तो वो 3 चीजें हैं क्या? लेजिस्लेटिव रिलेशंस, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस या एग्जीक्यूटिव रिलेशंस आप कह लो, और फाइनेंशियल रिलेशंस।
क्या जुडिशियल डिवीजन ऑफ पावर भी होती है क्या? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई? हाँ रेन बताओ। यार वो ना डीएम के पास है, डीएम के पास अभी भी कुछ अमाउंट ऑफ जुडिशियल पावर होती है। ये तो आप आउट ऑफ द मतलब आप कंटेक्स्ट मतलब वो बात कर रहे हो, फेडरलिज्म का कोई एंगल नहीं है। वो तो उनके पास एक जुडिशियल पावर वैसी होती थी आईपीसी और सीआरपीसी के कंटेक्स्ट में। ठीक है, लेकिन वो चीज़ जब सीआरपीसी का अमेंडमेंट हुआ था तो वो चीज़ फिर छीन ली गई थी। होती है अब, लेकिन वो सिर्फ 5% 2% ही रह गई है। पहले बहुत होती थी। मतलब जिले में अगर कोई डीएम है, कलेक्टर है ना, तो वो कटघरे में खड़ा करने की पावर किसी को रख के जो सिविल लॉज हैं उसके ऊपर सजा वो सुनाता था। लेकिन फिर वो ये देखा जाता था कि वो उसका डोमेन नहीं है। लबासना से ट्रेनिंग प्राप्त करे हुए पर्सन की बस एक ही कमी रह जाती है कि वो थोड़ा 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 सब चीज़ों के बारे में जानता है, लेकिन पूरा जिंदगी भर किसी चीज़ के बारे में नहीं जानता। इसलिए हम लोगों को सिविल सर्वेंट्स एज ब्यूरोक्रेट्स कहा जाता है कि हम अलग अलग डोमेन में जाकर, अलग अलग मिनिस्ट्रीज में, अलग अलग डिपार्टमेंट में जाकर एक्सपीरियंस गेन करते हुए एक हेल्पिंग हैंड दे सकते हैं, लेकिन कभी भी हम किसी भी डोमेन के एक्सपर्ट नहीं बन सकते हैं। और इसी चीज के लिए हमारे करियर के सामने हमारी चुनौती चली आती है लेटरल एंट्री की फॉर्म में, कि जिसमें किसी एमएनसी के डायरेक्टर को जो कि एक्सपर्ट होता है अपने रेस्पेक्ट डोमेन में, उसे उठाकर हमारा बॉस बना दिया जाता है। और तब हम ये कहते हैं कि हम बेवकूफ़ है कि जो हमने यूपीएससी पढ़ाई करी, यूपीएससी का एग्जाम निकाला। ठीक है, लेजिस्लेटिव रिलेशंस, आर्टिकल 245 से लेकर 255 तक इन पार्ट 11 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये डील करता है। याद रखना, हम पहला एस्पेक्ट पढ़ने जा रहे हैं, लेजिस्लेटिव रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट्स। जो पार्ट 11 है कॉन्स्टिट्यूशन के, जिसके अंदर 10 आर्टिकल हैं, 245 से लेकर 255 तक, ये कॉन्स्टिट्यूशन के डील करते हैं विद लेजिस्लेटिव रिलेशंस बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। इसके अलावा कुछ और आर्टिकल्स हैं जो कि सेम सब्जेक्ट यानी कि लेजिस्लेटिव रिलेशंस बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट के साथ डील करते हैं। ठीक है, अब अगर हम भारत के संविधान को एक मिनट के लिए साइड रखते और अगर हम बात करें कोई सा भी संविधान जो कि अपने आप को कह रहा है कि वी फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म, यानी कि हमारे संविधान के अंतर्गत कंट्री में जो इंप्लीमेंटेबल जो स्ट्रक्चर दिखेगा वो इस प्रकार से दिखेगा कि देयर विल बी डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट। तो ऐसे किसी भी संविधान की तरह भारत का संविधान भी डिवाइड करता है सेंटर और स्टेट के बीच में पावर। ये सिर्फ लिखावटी तौर पे नहीं है, इंप्लीमेंटेबल टर्म्स के अंदर भी हमें देखने को मिलता है। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू बोथ द टेरिटरी एंड सब्जेक्ट्स ऑफ लेजिस्लेशन। अब टेरिटरी ऐसे हम भारत का नक्शा बखूबी तरीके से पहचानते हैं और हम ये जानते हैं कि केंद्र जैसी कोई चीज होती नहीं है भारत में। वो अलग बात है कि कहने के लिए उसको बोल दिया जाए कि यस, वो जो गढ़ है केंद्र सरकार की पावर का वो है दिल्ली, वो है दिल्ली। लेकिन हम जानते हैं ये सिर्फ कहने के लिए है। देर इज नथिंग कॉल्ड एज कि ये स्टेट जो है ये सेंटर की पहचान है, केंद्र सरकार की पहचान है। पूरा हमारा देश जो 28 राज्यों में जो बटा हुआ है और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में जो बटा हुआ है, हम अगर बात करें तो वो ये दिखाता है कि 28 राज्यों के बीच में जो हमारा देश जो बटा हुआ है, बटा हुआ इन द सेंस मतलब जो इसकी अलग अलग जोग्राफिकल जो डोमेन्स हैं, कि टेरिटरी वाइज हमारे देश की पहचान अगर हम थोड़ा सा अंदर लेवल पर घुसको इसको देखें, मैक्रो लेवल से उतरते हो मैक्रो लेवल पर जाए
तो ज्यादातर हमें राज्य 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 ही देखने को मिले, ज्यादातर क्या ऑलमोस्ट सारे ही राज्य देखने को मिलेंगे। लेकिन when it comes to subject matters and subject topics of legislation, we have a great tool known as list system, which is mentioned in which schedule of the constitution? 7th schedule। ठीक है, इसके अलावा, और ये याद रखना, ये हर एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन की पहचान होती है और ये इंडिया की भी पहचान है। ठीक है, मतलब ये जो डिवीजन है ना, कि जैसे हमें सेंटर और स्टेट जो है वो देखने को मतलब मिलते हैं विद रिस्पेक्ट टू टेरिटरी। सेंटर तो नहीं मिलता है लेकिन स्टेट्स ही मिलती हैं वैसे तो हमें। अब सेंटर की पहचान आप ऐसे कह सकते हो, ये कह सकते हो आप सेंटर की पहचान, ये जो 8 जो केंद्र शासित प्रदेश हैं। लेकिन उसमें भी फिर हम 100% उसको ऐसा नहीं कह सकते कि छूटते हम ये कहते कि केंद्र सरकार इनको चला रही है। दिल्ली है, पुडुचेरी है ना, और जम्मू एंड कश्मीर है। इनके पास तो अपनी खुद की विधानसभाएं हैं, राइट, है ना, मुख्यमंत्री है यहां पर। इन सारी जगहों में मुख्यमंत्री है कि नहीं है ना। तो प्रॉपर तरीके से वो सेंटर नहीं चला रही है। अब कहने को सेंटर पूरा देश में चला रही है, लेकिन कहने को राज्य की सरकारों की व्यवस्था में ज्यादा देखने को मिलती है। लेकिन नथिंग इज व्हाइट और ब्लैक हियर, एवरीथिंग एग्जिस्ट इन अ ग्रे मैटर। कि अगर आप किसी चीज का आर्ग्यूमेंट दे रहे हो तो उसका काउंटर आर्ग्यूमेंट भी होगा, काउंटर आर्ग्यूमेंट का एक और काउंटर आर्ग्यूमेंट होगा। ठीक है, फर्दर द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन इन द स्टेट फील्ड अंडर 5 एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशंस। अब ये इस लाइन का मतलब क्या है? पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन इन द स्टेट फील्ड, क्या मतलब इस लाइन का? कि केंद्र की सरकार अगर चाहे तो, यानी कि पार्लियामेंट अगर चाहे तो वो हस्तक्षेप कर सकता है, इंटरफेरेंस दिखा सकता है स्टेट का जो डोमेन है लॉ मेकिंग का। यानी कि स्टेट का जो डोमेन है लॉ मेकिंग का, उसको लिस्ट सिस्टम के अंदर हम लोग क्या कहते हैं? स्टेट लिस्ट। केंद्र की सरकार स्टेट लिस्ट में दखल अंदाजी करते हुए, जो कि देखने से ऐसा लगेगा, प्रतीत होगा कि दखल अंदाजी हो रही है, मतलब अब वो रियलिस्टिक मैटर में हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। क्योंकि हो भी सकती है मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 1970 का जो दशक था, द ब्लैक एरा ऑफ आवर कंट्री ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इमरजेंसी, वहां पे हमने ऐसा देखा कि वो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस की बात नहीं थी, या फिर इमरजेंसी चलो छोड़ दो, जब स्टेट इमरजेंसी भी केंद्र की सरकार लगवाती है और गवर्नर जब इनवाइट करते हैं प्रेसिडेंट को कि स्टेट मशीनरी यहाँ पर फेल हो गई है, या फिर केंद्र सरकार का कोई लॉ जो कि राज्य की सरकार को इंप्लीमेंट करना था वो नहीं कर पाए, ये बदतमीजी कर रहे थे, तो आप यहाँ पर अपना राष्ट्रपति शासन लगा दो। तब हम देखते हैं कि सेंटर जो है वो कमान संभाल लेती है और स्टेट लॉस जो है उनमें इंटरफेरेंस दिखता है हमें सेंटर का। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन जो है ग्राउंड लेवल पे क्या होता है? नेता, पार्लियामेंटेरियंस, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, उनका मंत्रिमंडल अपनी अपनी क्या चलाता है वो छोड़ो, संविधान ने लेकिन ठोस तरीके से हमें ऐसी 5 एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन बता रखी हैं। आप इसको देख रहे हो, 5 तो लिखा ही हुआ है आपके सामने, लेकिन नॉर्मल सिचुएशन ही लिखी हुई है। द कीवर्ड इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशंस। ये सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड है इस पैराग्राफ का, एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन, जिसके अंतर्गत अगर ये सिचुएशन पैदा होती है, कोई भी 1, 2, 3 या सारी की सारी 5 एक साथ, उस कंटेक्स्ट में केंद्र की सरकार पूरी तरीके से सक्षम बन जाती है कि राज्य की सरकारों के पास जो टॉपिक है विच इज मेंशन्ड अंडर द हेडिंग ऑफ स्टेट लिस्ट, इट कैन पिक सम टॉपिक एंड मेंटेन अ लॉ एंड मेक अ लॉ which will be maintained as national level। और सेंट्रल गवर्नमेंट का बात घुमा फिरा के वो अगले उसमें ये लिख रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल ओवर स्टेट लेजिस्लेशन इन सर्टेन केसेस। तो 5 एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन वो होती है, ठीक है, वो हम अभी पढ़ेंगे। लेकिन राइटर आपको पहले ये बोल रहा है देयर आर 4 एस्पेक्ट्स इन द सेंट्रल स्टेट लेजिस्लेटिव रिलेशंस।
हम अभी मैक्रो लेवल से जब बात कर रहे थे तो अब क्या समझ रहे थे कि सेंट्रल स्टेट के रिलेशंस को 3 ब्रॉड हेडिंग्स में समझा जा सकता है: लेजिस्लेटिव रिलेशंस, एडमिनिस्ट्रेटिव या फिर एग्जीक्यूटिव रिलेशंस, और फाइनेंशियल रिलेशंस। अब लेजिस्लेटिव रिलेशंस अगर हम हेडिंग नंबर 1 पकड़ लें, उसके अंतर्गत राइटर आपको ये बोल रहा है केंद्र और सरकार के बीच में जो लेजिस्लेटिव, जो लॉ मेकिंग वाले रिलेशन है, उसके 4 पहलू होते हैं। एक, टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट लेजिस्लेशन, केंद्र की सरकार कोई कानून बनाए, राज्य की सरकार कोई कानून बनाए, उनकी मर्यादा, कानून वो जो इंप्लीमेंट होगा उसकी इंप्लीमेंटेबल फील्ड किस रेंज तक एग्जिस्ट करेगी। हम इस चैप्टर में बहुत बारीकी से, बहुत बखूबी तरीके से जानेंगे कि क्या ऐसा सच में होता है क्या कि केंद्र की सरकार कोई कानून बनाए तो कश्मीर से कन्याकुमारी, गुजरात से अरुणाचल, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स और लक्षद्वीप आइलैंड में वो इंप्लीमेंटेबल होगा, और एक राज्य की सरकार का कानून क्या यह अनिवार्य है कि उसी राज्य की सीमाओं तक लागू रहेगा। अब आप छूटते ही कहोगे, आपका दिमाग ये कहेगा हाँ हाँ, केंद्र की सरकार अगर कोई कानून बनाए, वो तो लोकसभा राज्यसभा बना रहे हैं, कहने के लिए हम सर कहते थे कि केंद्र की सरकार बना रही है, लेकिन बन तो वो पार्लियामेंट से ही रहे ना। पार्लियामेंट का कोई कानून होगा तो क्या वो कश्मीर टू कन्याकुमारी, गुजरात टू अरुणाचल, अंडमान निकोबार आइलैंड्स, लक्षद्वीप आइलैंड्स का इंप्लीमेंटेबल नहीं होगा? तो मैं कहूंगा आपसे, जी हाँ, इंप्लीमेंटेबल होगा। लेकिन जैसा कि मैं कहता हूं, कभी भी पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरमेंट को आप ब्लैक और व्हाइट में मत पढ़ा करो, ग्रे में पढ़ा करो। ये सोच लिया करो शांत दिमाग से कि क्या इसका कोई और काउंटर आर्गुमेंट हो सकता है। तो जी हाँ, काउंटर आर्गुमेंट एग्जिस्ट करता था धारा 370 जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर। केंद्र की सरकार, वैसे मुझे, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मुझे ऐसा बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि अब तक आप लक्ष्मीकांत पढ़ते पढ़ते इतने मैच्योर हो गए हो कि आप जानते हो कि ये लाइन ही मेरी बहुत फॉल्ट से भरी हुई है कि केंद्र की सरकार कानून बना रही है। आप जानते हो कि पार्लियामेंट कानून बना रहा है, लेकिन हम ऐसा बोल देते हैं कि केंद्र के लेवल से जो कानून बन रहे हैं, मैं बार बार केंद्र की सरकार बोल रहा हूं तो उसके लिए मुझे माफ करना, लेकिन वो बस फ्लो में निकल रहा है, ठीक है। पार्लियामेंट से जो भी कानून जो बन रहे हैं, वो अगर जाके जब, हाँ, जो वो कानून बन गए हैं, प्रेसिडेंट ने उसको उसके ऊपर अपने सिग्नेचर दे दिए और वो लोकसभा राज्यसभा से पास होकर एक कानून बन गया है, तो जम्मू एंड कश्मीर में जब तक धारा 370 एग्जिस्ट करती थी, तब तक उस आर्टिकल के प्रोविजन के अंतर्गत ये अनिवार्य था कि पहले उनका विधानसभा और विधान परिषद उस चीज को रेटिफाई करेंगे, अपनी स्टेट लेजिस्लेचर में पास करवाएंगे, और अगर पास करवा दिया तभी केंद्र सरकार का जो कानून है, जो केंद्र लेवल का जो कानून है, जो पार्लियामेंट का जो कानून है, वो उस जगह पर जम्मू कश्मीर में जाकर इंप्लीमेंट होगा, अदरवाइज वो नहीं होगा। और आप जानते हो कि जम्मू एंड कश्मीर को जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर हमने दे रखी थी, वो बहुत सारी चीज़ों में हमें सवाल जवाब खड़े करवाता था कि फिर इक्वालिटी कहाँ है, सारे राज्य कहाँ इक्वल हैं, फेडरेशन ट्रू फॉर्म में कहाँ है, कि ये जो पार्लियामेंट्री लेवल से कोई कानून बनकर आता है, फिर हम कैसे कह सकते हैं कि कश्मीर से कन्याकुमारी, कश्मीर तो छोड़ ही दो, जो नॉर्दर्न एंड है वहाँ पर, जो नॉर्दर्न मोस्ट कॉर्नर है वहाँ पर इंप्लीमेंटेबल वो है ही नहीं। लेकिन उसके हटने की बात अब हमें ये जानना है, 2019 में आपको पता है प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से धारा 370 हट गई थी। अब जम्मू एंड कश्मीर जो है, अब वो राज्य तो है ही नहीं, उसके पास केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा है अलॉन्ग विद लद्दाख। अब क्या स्थिति है, और क्या सच में ऐसा होता है कि जो हम अभी तक मानते हैं कि राज्य की सरकार ने अगर कोई कानून बनाया, उसकी विधानसभा या विधान परिषद, आप जानते हो कि सबके पास विधान परिषद नहीं होती है, कुल मिलाकर स्टेट लेजिस्लेचर ने कोई कानून बनाया, क्या वो उस स्टेट तक ही सीमित है क्या, कि बाहर भी जा सकता है? जा सकता है तो किन परिस्थितियों में, और क्या जाने लायक है कि नहीं है, ये आप इस चैप्टर में देखोगे, सीखोगे। जो कि अभी तक बात तितर बितर करके फैली हुई थी, इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, तीसरी बार बोल रहा हूँ ये वाली बात इस लेक्चर में, कि सारी बातें आपकी यहाँ पर जो सेंट्रल स्टेट के बीच में जो फेडरलिज्म के जो एस्पेक्ट है ना, रियल फॉर्म में वो एकत्रित हो जाएंगे, चैप्टर में आपके मर्ज हो जाएंगे। इसलिए इस चैप्टर को इमीडिएट डे पर विद इन 24 आवर्स, वीकली बेसिस एंड मंथली बेसिस रिवाइज कर लेना। रिवीजन का फॉर्मेट मैं आप सबको बता चुका हूँ भाई, लिख लिख कर ही पढ़ा करो, ठीक है। उसमें थोड़ा सा टाइम जरूर लगता है, लेकिन आपकी मेमोरी ना बिल्कुल ऐसी रहेगी कि आप 6 महीने बाद भी किसी से बात करोगे ना, तो आपको कॉन्फिडेंस फील होगा कि मेरे पास नॉलेज ज़्यादा है। तो टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट लेजिस्लेशन, पहला एस्पेक्ट के बारे में मैंने आपको काफी डिटेल में बता दिया, जम्मू एंड कश्मीर का पॉइंट प्रूव करते हुए। हालांकि हम इन सब के बारे में पढ़ने वाले नीचे, लेकिन मैं आपको ट्रेलर जो है वो सबके देते चल रहा हूँ, पिक्चर अपन बाद में देखेंगे डिटेल में। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट्स, अगेन ये तो सेम चीज यही होती है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट्स, ठीक है,
ये चीज कहां पर गिवन होती है? 7 शेड्यूल के अंदर, ठीक है। लिस्ट सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूशन लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट 7 शेड्यूल लिस्ट सिस्टम, ठीक है, कि कैसे जो है पावर जो है वो डिवाइडेड होती है सेंट्रल स्टेट के बीच में इन द फॉर्म ऑफ यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट, ठीक है। अच्छा, कंकरेंट लिस्ट में किसके पास पावर होती है लॉ मेकिंग की? वो सेंटर, रेस्टोटरी पावर में सेंटर, तो रेस्टोटरी पावर इन लिस्ट सिस्टम का पार्ट क्यों नहीं है, अलग से क्यों मेंशन होता है? फ्यूचर में, यस, फ्यूचर में जब भी कोई परिस्थिति सामने आएगी, कोई जो आइटम आएगा जो अभी तक किसी के अंदर, आइटम इन द सेंस कि जो सब्जेक्ट मैटर जो डाला नहीं गया अभी तक, वो उसका पार्ट बनेगा, तो उसके लिए सबसे क्विकली डिसीजन कौन ले सकता है? सेंटर। इसलिए रेस्टोटरी पावर जो है कैसे भी करके थोड़ा बहुत भी, क्या राज्य की सरकार के पास पावर है क्या उसके ऊपर निगरानी रखने की, देखने की, उसके ऊपर नहीं, ठीक है। उसके बाद पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन इन द स्टेट फील्ड, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये आपको उस चैप्टर में, थर्ड चैप्टर में मिल जाएगा कौन सी कंट्री से क्या चीज उठाई गई है, ठीक है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशनल लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट आपने देख लिया। तीसरा, पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन इन द स्टेट फील्ड, यानी कि पार्लियामेंट का कोई कानून जो बनकर आया है, क्या वो सारी राज्य के ऊपर लागू होता है कि नहीं होता है? देखो, पहला वाला जो पॉइंट था मैंने आपको ये बता दिया था कि वो किस एरा तक लागू होते हैं, लेकिन तीसरा वाला पॉइंट आपको बहुत क्लियरली ये वाली चीज मेंशन कर रहा है। हालांकि मैं इसके बारे में जम्मू एंड कश्मीर का एग्जांपल देकर, जब धारा 370 वहां पर लगी हुई थी, तब मैं आपको प्रूव कर चुका हूं कि पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन द स्टेट फील्ड क्या लागू होती है? जी हाँ, पार्लियामेंट से अगर कोई कानून बन रहा है तो वो हर एक राज्य के ऊपर वो लागू होगा, प्रोवाइडेड कभी कभार राज्य को ना, धारा 370 को हटा दो, वो तो चलो कश्मीर की बात हो गई, कभी कभार राज्य को एक स्पेशल विंडो भी दे दी जाती है कि यस, ये केंद्र लेवल का कानून है, पार्लियामेंट्री लेवल का कानून, पार्लियामेंट से पास हुआ एक कानून है जो कि एक नेशनल लेवल की आइडेंटिटी होल्ड करता है, आप इसको इंप्लीमेंट कर लो, ये आपके लिए अनिवार्य है, लेकिन आप अपनी राज्य की परिस्थिति देखते हुए, सिचुएशन देखते हुए, सरकमस्टांसेस देखते हुए अपने हिसाब से हल्का फुल्का मोल्ड करके इसको इंप्लीमेंट कर लो, लेकिन इंप्लीमेंट कर जरूर लेना। तो ये विंडो कभी कभार दी जाती है, और ऐसा भी होता है, ये मैं आपको बता रहा हूं कि केंद्र लेवल से, पार्लियामेंट्री लेवल से कोई कानून अगर बना है, जरूरी नहीं है वो हर एक राज्य के ऊपर थोप ही दिया जाएगा। एक बार के लिए कानूनी व्यवस्था को साइड करके रखते हैं, हम पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन वर्ड को साइड हटाते हैं, हम केंद्र सरकार, सॉरी, केंद्र लेवल से, सेंट्रल लेवल से, नेशनल लेवल से एक चीज के बारे में डिस्कस करते हैं कि जहां पर केंद्र की नहीं चलने वाली, ना पार्लियामेंट की चलने वाली है, ना सेंट्रल गवर्नमेंट की चलने वाली है, उसके लिए राज्यों की सहमति होना बहुत जरूरी है। मैं बात कर रहा हूं एग्जिस्टेंस ऑफ अपर हाउस इन स्टेट लेजिस्लेचर। बताओ निर्भय, पॉपुलरली इट इज नोन एज, किसके बारे में कह रहा हूं मैं? हाँ, स्टेट लेजिस्लेचर कह रहा हूं। स्टेट लेजिस्लेचर में राज्यसभा होता है, अपर हाउस। थप्पड़ मारना अपने आप को जरा। लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद, हर एक राज्य के पास है विधान परिषद। श्रेया, पार्लियामेंट चाहे तो कानून बनाकर थोप सकता है वाला डिसीजन, कि हर एक राज्य के पास अनिवार्य होगा कि वो विधान परिषद बनाए ही बनाए। ये विंडो किसके पास होती है प्राची, डिसीजन मेकिंग की? पहले स्टेट के पास ही होती है ना। और स्टेट जब मर्जी चाहे, जितने मर्जी बार चाहे, उसको बना सकता है, उसको बिगाड़ सकता है, ऐसा हमने पढ़ा भी हुआ है ना। राज्यों के मूड स्विंग्स हमने देखे ना, कभी किसी राज्य में विधान परिषद बन रहा है, फिर हटा दिया जा रहा है, फिर बन रहा है, फिर हटा दिया जा रहा है, किसी किसी का नोटिफिकेशन बाकी है। हालांकि वो अल्टीमेटली नोटिफाइड फिर वो पार्लियामेंट से ही होगा, लोकसभा से ही होगा, लेकिन सबसे पहले ग्राउंड लेवल पर फर्स्ट स्टेप कौन लेता है इसके लिए? राज्य। तो अभी कह देना कि पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन द स्टेट फील्ड हर सरकमस्टांस के अंदर लागू हो गई होगा, नहीं। मैं फिर आपको कह रहा हूं, एक बहुत अच्छी सीख दे रहा हूं मैं आपको, कभी भी पॉलिटी एज अ सब्जेक्ट को, इकोनॉमी एज अ सब्जेक्ट को, आप जो लिखा होता है उस पर अंधाधुंध एकदम से विश्वास मत करा करो, एकदम से भावनाओं में मत बह जाया करो।
नहीं नहीं नहीं, ये तो ऐसे ही होता है, मैं तो जानता हूँ, मैं तो जानता हूँ। सोच लिया करो ठंडे दिमाग से कि क्या क्या किसी और परिस्थिति में ये दूसरा एक एस्पेक्ट भी बन सकता है क्या इसका? ये जो लिखा हुआ है, क्या इसका रिवर्स भी हो सकता है क्या? कभी ऐसा हुआ है क्या? इसलिए कहता हूँ, पॉलिटी को पढ़ते हुए, लक्ष्मीकांत की कोर चीज़ों को पढ़ते हुए, कहानी आपको पता होनी चाहिए, यानी कि पोस्ट इंडिपेंडेंस की बुक आपके टिप्स पर होनी चाहिए। मेरी 12वीं क्लास की प्लेलिस्ट की 9 वीडियोस हैं, सॉरी 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 9 चैप्टर्स हैं। वीडियोस तो 90 होंगी, कम से कम 190 होंगी। आपको वो चीज़ पता होनी चाहिए कि जवाहरलाल नेहरू से लेकर करेंटली प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी तक क्या राजनीतिक हथकंडे रहे हैं। तब आप पॉलिटी में ये गलती नहीं करोगे और आपको ये एग्जाम्पल याद आ जाएंगे कि नहीं, जो चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, संवैधानिक स्ट्रक्चर को मोल्ड भी करा गया है, और हर बार सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशियल रिव्यू करते हुए, इस्तेमाल करते हुए ऐसा नहीं करा कि उसको हटा दिया गया। बहुत बार केंद्र की सरकारों के डिसीजन को मान्यता भी मिली। अब फंडामेंटल राइट्स का अबॉलिशन, वो देख लो, जो हट गया 7th फंडामेंटल राइट, राइट टू प्रॉपर्टी, कितना बवाल चला 42nd अमेंडमेंट एक्ट तक उसके ऊपर। लेकिन 1978 में 44th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 1978 में जनता पार्टी के जो गवर्नमेंट के कार्यकाल में हट ही गया वो राइट टू प्रॉपर्टी। सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ की भी मान्यता रखी थी कि अगर कुछ डीपीएसपी को अगर इंप्लीमेंट करना है, स्पेशली जो कि मेंशन है अंडर आर्टिकल 39 बी एंड सी, जो कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर इन फ्यू हैंड्स या फिर रिसोर्सेज को सबके कॉमन गुड के लिए बांटने की प्रयास करते हैं, अगर ये जो दो डीपीएसपीज हैं 39 बी 39 सी, ये अगर आर्टिकल 14 और 19 की मर्यादा को थोड़ा सा कम करने की भी कोशिश करें तो कोई हर्ज नहीं है। और उसके बाद सेंटर का कंट्रोल ओवर स्टेट लेजिस्लेशन, ये कब कब हो सकता है? ये होता है सिचुएशन बेस्ड, 100% नहीं होगा, ये होगा सिचुएशन बेस्ड। अब जैसे अगर मैं आपको यहां पर एक एग्जांपल दूं, आप मुझे इसके बारे में बताओ कमेंट करके। आर्टिकल 356, जिसको आप पॉपुलरली जानते हो प्रेसिडेंट रूल के नाम से या स्टेट इमरजेंसी के नाम से, उस टाइम पर केंद्र संभाल लेती है स्टेट लेजिस्लेशन को, बताओ वो राज्य तो चलेगा ही ना, है ना? या फिर आप अगर इसकी बात करो, ओवरऑल पूरे इंडिया के स्ट्रक्चर को चेंज कर देता हूं मैं ये एग्जांपल देकर, आर्टिकल 352। अब विधानसभा या विधान परिषद एग्जिस्ट करती है अगर आर्टिकल 352 लगा हुआ है, नेशनल इमरजेंसी लगी हुई है अगर तो। हाँ, एक बात और, आप में से कई लोग थोड़ा सा आर्टिकल 352 जैसे ही आपके सामने शब्द आता होगा, आपका दिमाग एकदम से चौकन्ना हो जाता होगा, नेशनल इमरजेंसी का मतलब है पूरे देश में लग गई। लेकिन अगर आप आर्टिकल 352 की लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ो तो जैद लिखा रहता है ना संविधान में, वो या तो पूरे देश में भी लग सकती है या किसी एक पार्ट में भी लग सकती है। मैं आप लोगों से ये जानना चाहता हूं, 1975 में इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल में जब ये आपातकालीन लगी थी, इमरजेंसी लगी थी, तो वो देश के कुछ चुनिंदा कोनों में लगी थी या पूरे देश में लगी थी? हम्म, वो पूरे देश में लगी थी, या मैं आंसर दे रहा हूं आपको, वो पूरे देश में लगी थी। उसके बाद मुझे ये बताओ, जैद वो दो ग्राउंड पे लगती है ईशा, ये वाली बात पता है ना? वॉर या एक्सटर्नल एग्रेशन जिसको कहते हैं, या फिर आर्म्ड रेबेलियन। तो 1975 की इमरजेंसी कौन से ग्राउंड पे लगी थी? आर्म्ड रेबेलियन, इंटरनल डिस्टर्बेंस, वो वर्ड रिप्लेस कर दिया गया था फिर बाद में आर्म्ड रेबेलियन से, है ना? और फिर मुझे ये बताओ, क्या 1975 का कार्यकाल ही बस ऐसा था, वही साल ऐसा था कि जब जब हमने आर्टिकल 352 को यूज करा है? हमारी जब दूसरे कंट्री से वॉर होते हैं तब नहीं लगाते हम इमरजेंसी क्या? वॉर या फिर एक्सटर्नल एग्रेशन जो उसका पहला पहलू है आर्टिकल 352 का। और 352 का आर्टिकल ये भी कहता है कि वो किसी एक पर्टिकुलर कोने में भी लग सकती है वो इमरजेंसी। लेकिन नेशनल लेवल पर पूरे देश में जो इमरजेंसी जिस तरीके से 1975 में लगी थी, क्या उससे पहले कभी लगी है, उसके बाद कभी कहीं लगी है क्या? सेम बिल्कुल उसी एक्सटेंट पर जैसे या उसी तरीके से जैसे 1975 में लगी? नहीं। ठीक है, तो सेंटर का कंट्रोल स्टेट लेजिस्लेशन के ऊपर, यानी कि राज्य की सरकारों के जो लॉज हैं
उनमें कितना हस्तक्षेप कर सकता है, इंटरफेरेंस दिखा सकता है सेंटर, ये सिचुएशन बेस्ड होता है, इसका कोई एक आंसर नहीं होता। तो हम ये जो 4 एस्पेक्ट्स हैं अगले लेक्चर से उसको काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे एक एक एस्पेक्ट को। अभी मैंने आपको इंट्रोडक्शन से फैमिलियर करवा दिया है। अब आप जब इन एस्पेक्ट्स में जंप करोगे, इनको पढ़ोगे, आप ऑटोमेटिकली चीज़ों को कनेक्ट कर पाओगे। ठीक है, काफ़ी ईजी हो जाएगी आपके लिए चीज़ें। इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।